पे संवेदनशील है और भारत की राजनीति को हम जानते हैं कि स्टेटस कोइस्ट है। जो आज की स्थिति है उसी को बरकरार रखा जाता है। ऐसी भारतीय राजनीति की नियति कई दशकों से रही है। भारतीय राजनीति से कोई सकारात्मक परिवर्तन की उम्मीद अगर आप करें तो शायद कुछ ज़्यादा ही आपकी उम्मीदें होंगी। जो भी प्रोग्रेसिव चीज़ें आई हैं वो कहीं न कहीं जो सरकार होती हैं वो जुडिशरी के दबाव में आकर के ही करती हैं, ये हमने देखा है। और इसी क्रम में जो सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त का जजमेंट है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सब कैटेगराइजेशन पर, और उसी में जो ऑब्जर्वेशन है 3 जजों का कि क्रीमी लेयर वाली जो कॉन्सेप्ट है उसको भी देखना चाहिए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिजर्वेशन में। उसके बाद राजनीतिक हलकों में थोड़ी गर्माहट रही। पहले तो शांत रहे कि इसका रेमिफिकेशन क्या है, इसके नतीजे क्या हो सकते हैं राजनीतिक रूप से, उसको देखा गया, परखा गया। और उसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कैबिनेट की मीटिंग में अभी जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति कल रात को यह निर्णय लिया गया और उस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग में हुए फैसलों का ब्यौरा देने के क्रम में बताया कि कैबिनेट ने विस्तार से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर चर्चा किया और इस नतीजे पर आया कि बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। और बाबा साहेब अंबेडकर ने जो आरक्षण का जो प्रावधान किया शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, उसमें कोई क्रीमी लेयर का कोई मापदंड नहीं है, ऐसा अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग के हवाले से बताया। उसके पहले कैबिनेट मीटिंग से कुछ घंटे पहले बीजेपी के जो सांसद हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे और उस मीटिंग में भी उन लोगों ने एक मत राय रखा कि ये जो क्रीमी लेयर वाली बात है, ये शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के आरक्षण से आप इसको दूर रखें। और उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग हुई और आज मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हैं और पूर्व के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये साथियों 5 बड़े फैसले आपके सामने रखे। उन्होंने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है कि जो संविधान बचाने वाले लोग, बात करने वाले लोग हैं, वो आज कहाँ हैं जब आरक्षण पर खतरा है, ऐसा मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता करके कहा है। ये हाल जो है अब तक का जो लब्बु लबाब है राजनीतिक हलकों में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की आरक्षण और उनके ऊपर क्रीमी लेयर का, वो है। संसद में छिटपुट कुछ लोग जो सांसद हैं कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने 0 आवर में इस मुद्दे को उठाया और चिंता व्यक्त की कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उससे जो आरक्षण की नीति है सरकार की, उस पर ठेस पहुंच सकता है, नुकसान पहुंच सकता है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। अब तक की राजनीतिक कहानी ये है।
अब हम थोड़ा यहाँ पर रुक करके ये हम समझ लें कि अश्विनी वैष्णव ने ये कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में क्रीमी लेयर का कोई मापदंड नहीं है आरक्षण के लिए। तो ये जो बयान है ये कैबिनेट के हवाले से दिया गया है। इस बयान की सत्यता को हम जरा माप लें। क्रीमी लेयर सबसे पहली बार ये सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा सावनी केस जजमेंट में 1993 में जो जजमेंट आया, वहां से क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट पहली बार देश में आया। और उसके बाद जो अदर बैकवर्ड कास्ट का जो आरक्षण है, जो ओबीसी आरक्षण है, उसमें क्रीमी लेयर का मापदंड डाला गया। ये 1993 की बात है। लेकिन जो आरक्षण देश में चल रहा है, हम अभी थोड़ा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की बात ना करके ओबीसी की अगर हम बात कर लें, तो बैकवर्ड कास्ट रिजर्वेशन सिर्फ वीपी सिंह ने ही नहीं लाया, बल्कि कई राज्य सरकारों ने कई दशक पहले ही ले आया। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, बिहार के अंदर में। बिहार में हम जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे, तब जो बैकवर्ड कास्ट का जो रिजर्वेशन था, उन्होंने सब कैटेगराइजेशन यानी कि सब वर्गीकरण उन्होंने बैकवर्ड कास्ट का या आरक्षण का ही कर दिया था। और उन्होंने जो अपर कास्ट में जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया था। तो ये जो आरक्षण देश में है वो 1993 में नहीं शुरू हुआ, जबकि इनका इतिहास बहुत पुराना है। लेकिन क्रीमी लेयर 1993 में आया। तो माने कि जो आरक्षण पहले से 1993 से पहले तक चल रहा था, उसमें क्रीमी लेयर का कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद सरकार को क्रीमी लेयर डालना पड़ा बैकवर्ड कास्ट के रिजर्वेशन में। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में क्रीमी लेयर जैसी बात नहीं करी थी। ये एक विवाद का विषय हो सकता है, इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि उस समय क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। और ये कॉन्सेप्ट आया है 1993 में, जब आज़ादी के करीबन 45 साल हो गए थे। तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि क्रीमी लेयर करके एक्सक्लूजन, जो सक्षम हो गए, जो संभ्रांत हो गए, जिन्होंने फायदा उठा लिया, जिनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो गई, ऐसे लोगों को आप आरक्षण के दायरे से करें। तो बैकवर्ड कास्ट में क्रीमी लेयर के आने से 8 लाख रुपए का एनुअल सालाना इनकम का लिमिट है। उससे जो संभ्रांत परिवार के लोग हैं वो बाहर हो गए आरक्षण के बेनिफिट से। तो पहला जो विषय जो कैबिनेट के हवाले से अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्रीमी लेयर की परिकल्पना नहीं करी थी, वो उसका जो आधार है उस आर्गुमेंट का, उस दलील का, वो कमजोर दिखता है और इसके ऊपर डिबेट किया जा सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात, जो प्रमुख जो गुस्सा है राजनीतिक पार्टियों में, खास करके जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं, जो पहचान की राजनीति करते हैं, ऐसे राजनीतिज्ञ जैसे कि बहुजन समाज पार्टी का उदाहरण ले लें, मायावती का ले लें, तो इनका कहना है अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जनजाति जाति के वर्ग के संदर्भ में आरक्षण संबंधी 1 अगस्त 2024 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश में इन वर्गों के लोगों को उप वर्गीकृत करके आरक्षण व्यवस्था दी जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान में राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति एवं जनजातियों के लोगों को सम्मिलित करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें वास्तविक में लोगों के उपयोग राजनीतिक दल एवं सत्ता दल वोट बैंक के रूप में करने के आदेश वो हुए। साथ ही इस आदेश द्वारा की जो मेन दलील क्या है, हम निष्पक्ष होकर के मुद्दे को समझना चाहेंगे। दलील ये है कि जो शेड्यूल कास्ट है ये बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज है, और इस समाज का अगर और ज्यादा वर्गीकरण किया जाए तो ये समाज और कमजोर होगा, और आर्थिक मापदंड नहीं है इनके बैकवर्डनेस को मापने के लिए, इनके पिछड़ापन को मापने के लिए। दूसरी बात ये और दूसरी दलील ये कहते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट का की जो बैकवर्डनेस है, जो पिछड़ापन है, उसमें राजनीतिक शोषण से ज्यादा गंभीर है सामाजिक शोषण। सोशल ऑपरेशन इज मोर परवर्स देन पॉलिटिकल ऑपरेशन। ये दलील मायावती ने खुद
ट्वीट में पोस्ट कर करके सोशल मीडिया पर दिया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आने के बाद। तो यानी कि सामाजिक शोषण वाली जो दलील है वो आगे रख करके शेड्यूल्ड कास्ट में सब वर्गीकरण और क्रीमी लेयर जैसी बात का विरोध कर रहे हैं मायावती या बीएसपी या लोक जनशक्ति पार्टी, जिनके जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने भी क्रीमी लेयर और सब वर्गीकरण का विरोध किया है। ये मोटा मोटी विरोध है इन पार्टियों का। जो समझने की बात है वो ये है कि पूरा का पूरा शेड्यूल्ड कास्ट समाज क्या होमोजीनस है, क्या एक समान है, क्या जो कई सारी जातियां हैं उनके अंदर उनमें एक समानता है? अगर एक समानता है तो तब तो हम इनकी दलील मान लेंगे कि सब वर्गीकरण नहीं करना चाहिए, क्रीमी लेयर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि एक समान सबकी स्थिति है शेड्यूल्ड कास्ट में। और वही बात हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स की भी कर लेंगे, पिछड़े जनजातियों की भी कर लेंगे और पिछड़े जनजातियों की भी कर लेंगे। तो योगेंद्र यादव ने एक बड़ा सा आर्टिकल लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में। उन्होंने वस्तु स्थिति सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहली जो है कि ये समाज में एक समानता वाली बात है ही नहीं। उदाहरण के तौर पर बिहार में अगर हम मुसहर समाज की बात करें, 10,000 में कितने ग्रेजुएट्स हैं शेड्यूल्ड कास्ट के कास्टों के बीच में, जातियों के बीच में, उसका उदाहरण मैं सिर्फ बिहार का दे रहा हूं। योगेंद्र यादव के इंडियन एक्सप्रेस में लिखे हुए आर्टिकल, और इस डेटा का आधार है 2011 का सेंसस। हम यहाँ पर जान लें कि 2021 का सेंसस अभी तक नहीं हुआ है, तो ये पुराना आंकड़ा है 2011 का सेंसस। 2021 का सेंसस आएगा तो हमें ज्यादा आज की स्थिति के बारे में मालूम चल पाएगा। 2011 के सेंसस के हिसाब से प्रति 10,000 आबादी में कितने ग्रेजुएट, कितने स्नातक, इन्होंने कम से कम ग्रेजुएशन की पढ़ाई करी है, उसका आंकड़ा हम आपके सामने रखते हैं। सबसे अधिक जो कास्ट है वो धार है। सबसे जो अधिक जो स्नातक हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं बिहार में प्रति 10,000, वो है धोबी की। 257 है प्रति 10,000 बिहार में स्नातक ग्रेजुएट्स धोबी जाति से जो शेड्यूल्ड कास्ट में हैं। उसके बाद आते हैं पासी, जो कि 213 हैं प्रति 10,000 बिहार में स्नातक ग्रेजुएट्स। सबसे जो कम है वो है मुसहर, 5 प्रति 10,000। उसके बाद है भुइया, 6 प्रति 10,000। उसके बाद है चर्मकर, ये है 109 प्रति 10,000। ये आंकड़ा है बिहार का। ये आंकड़ा बताता है कि एक समानता जो है शेड्यूल्ड कास्ट में नहीं है, और कहीं ना कहीं जो आरक्षण का जो फायदा है, आरक्षण का जो बेनिफिट है, शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति के कुछ जाति वर्ग में सिमट करके रह गया है। और जो हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात करते हैं कि जाति आरक्षण का फायदा निचले तब तक जाएगा, आने वाले समय में वो पूरा होता हुआ दिखता नहीं है। यही बात अगर हम देख लें, उदाहरण के तौर पर अगर हम तमिलनाडु की ले लें, तो पल्लन जाति में सबसे ज्यादा 467 स्नातक हैं प्रति 10,000, और सबसे कम है मदारी, जिसमें कि सिर्फ 97 हैं। तो ये आधार तो बहुत कमजोर है। और ये आर्टिकल मैंने आपको यहाँ से पढ़ के दिखाया है इंडियन एक्सप्रेस के आज के तारीख में। ये योगेंद्र यादव, प्रन्नी देवन और शिवम मोगा, इन तीनों ने मिलकर के ये 2011 के सेंसस के बेसिस पर ये आर्टिकल लिखा है, और इस दलील को खारिज कर दिया है कि इस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में एक समानता है। अगर एक समानता नहीं है तो जो गरीब तबके के लोग हैं उन तक आरक्षण का फायदा कैसे पहुंचेगा? हम जानते हैं कि जिनके पास संपदा है, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास सहूलियत है, वो अच्छी शिक्षा लेकर करके अच्छे कोचिंग में जा सकते हैं, अच्छे स्कूल में जा सकते हैं, अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। और चूंकि बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं वो उन पर कोचिंग इंस्टीट्यूट का कहीं ना कहीं प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है, चाहे IAS का कोचिंग हो, चाहे
आईआईटी का हो, चाहे मेडिकल का हो या एसएससी का भी एग्ज़ाम हो, तो कहीं न कहीं कोचिंग का वर्चस्व है। तो इन कोचिंग का फ़ायदा या अच्छे स्कूल कॉलेज का फ़ायदा जो है, वैसे जातियाँ ले सकती हैं या वैसा परिवार ले सकता है जिनके पास सुविधा मुहैया है, जिनके पास पैसे की ताकत है। अगर शेड्यूल्ड कास्ट में कोई आईएएस है, तो उसके बेटे की आईएएस बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, बनिस्बत वो जिसके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है। तो कहीं न कहीं ये संभावना बन जाती है कि जो आरक्षण का जो बेनिफिट है, एक ही तबके में सिमट करके रह जाएगा। और वही देखा भी जा रहा है कि पूर्वोत्तर के राज्य में देखेंगे तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का बेनिफिट है, या राजस्थान में देखेंगे तो किसी खास वर्ग में ही सिमट करके रह गया है। वही बात हम देखेंगे शेड्यूल्ड कास्ट का, अनुसूचित जाति का, तो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, जो फ़ायदा है कुछ ही तबकों में सिमटा हुआ है। तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के इस प्रोग्रेसिव जजमेंट को, इसे लोग प्रोग्रेसिव जजमेंट कहते हैं, क्योंकि हम राजनीतिज्ञों से उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करते हैं क्योंकि कि वो प्रोग्रेसिव बातें करें। दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त दिलाने के लिए सीएनजी भी जो आया वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आया। क्रीमी लेयर ओबीसी रिजर्वेशन में जो आया वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से आया। हम नहीं देखते हैं कि राजनीतिज्ञों के द्वारा कोई पहल किया हो जिससे कि समाज की जो गंभीर समस्याएं हैं उसका निदान हमें मिल पाया हो। तो सुप्रीम कोर्ट का जो संविधान बेंच था 7 जजों का, जिसमें 6 जजेस इस जजमेंट के फेवर में थे और सिर्फ एक खिलाफ थे। 6-1 के का जजमेंट ये है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिजर्वेशन का सब वर्गीकरण राज्य सरकार कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे करा लें डेटा के आधार पर। राज्य सरकार स्वतंत्र है कराने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप करा लो, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप क्रीमी लेयर डाल दो। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि आप करवा सकते हैं। राज्य सरकार स्वतंत्र है सब वर्गीकरण करने का। और ऐसे में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बयान भी आया था कि वो सबसे पहला राज्य तेलंगाना ही होगा जहां की वो एससी एसटी रिजर्वेशन का जो है सब वर्गीकरण वो करेंगे। हालांकि उसके बाद कांग्रेस के सुर बदले हुए हैं और हमें अब देखना पड़ेगा कि कांग्रेस के जो शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनका क्या स्टैंड होता है। एक बात हम और यहाँ पर जोड़ देना चाहते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में क्रीमी लेयर नहीं है, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट होगा, ये गलत बात होगी। क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रमोशन के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर आज के तारीख में काबिज है। और उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मायावती हो या कई सारे पार्टी हो, उन्होंने पिटीशन लगा रखा है कि प्रमोशन के आरक्षण में क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है उसे खत्म किया जाए। तो क्रीमी लेयर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के आरक्षण में नहीं है, ये भी तथ्यात्मक रूप से गलत है। ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को